तो इस लिहाज से तो आई थिंक जितने भी क्राइसिस आया एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट का भी रोल है, और फिर इस गवर्नमेंट ने आते ही उसको वहाँ से पिक किया है, तो टू एन एक्सटेंट क्रेडिट तो उनको जाता है कि एक स्टेबलाइज किया है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि कितनी इरेटिक सिचुएशन थी, जिस तरीके से रुपए की डीवैल्यूएशन हो रही थी। तो डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट? डेफिनेट दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। जो अनसर्टेनिटी थी पीडीएम की गवर्नमेंट के टाइम पे, और उसकी सबसे बड़ा उसमें जो फैक्टर था वो आईएमएफ के प्रोग्राम की नाकामी थी, और यही एक वो वजह थी जिसकी वजह से, और कुछ और जो इनके अपने इश्यूज हैं पार्टी के अंदर, शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को अपना वज़ीर ख़जाना नहीं लेना चाह रहे थे। तो जो आईएमएफ का प्रोग्राम ये वाला साइन हुआ, जैसे हमने कल भी बात की, 7 साल के बाद ये दूसरा प्रोग्राम था जो मुकम्मल होने जा रहा है, उससे जो एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी था वो कंटिन्यू रहा। शहबाज शरीफ साहब ने इसको आगाज़ किया, कंक्लूड भी उन्हीं के टाइम पे हो रहा है, बीच में केयर टेकर्स ने भी अपना रोल प्ले किया पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर बावजूद इसके कि हमारे पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो है सिर्फ $8 अरब के, ये कुछ ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है, इसमें से कम $2.5 अरब जो है वो हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसके साथ ही जो आपकी दूसरे इंपोर्ट्स भी अभी हुकूमत उस तरीके से अलाउ नहीं कर रही, लेकिन मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उस तरीके से आपको अब कंप्लेंट्स नहीं मिलती कि कोई रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट हो रहे हैं, जो पहले एक इशू बना था। तीसरा उसके अंदर जो पॉजिटिविटी ये है कि एक्सचेंज रेट की आपकी स्टेबिलिटी आ गई। अब उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज़्यादा होता है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है तो उसमें कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म है, बट फॉर नाउ आपका रुपया 278-280 रुपए का $1 है। इसकी प्राइस इससे भी बेहतर हो सकती थी, ये 250 के करीब भी हो सकता था अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो $2.5 अरब से ज्यादा मार्केट से उठाया वो ना उठाते। लेकिन जब बजट जब पेश हुआ था पिछला, तो बजट भी शायद प्रोजेक्शन ये थी कि 290 और अदरवाइज जो आईएमएफ या बाकी की 300 ऊपर 300। लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है, दिस मींस दैट ये जून तक चीजें ठीक रहेंगी। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ये जो नया साइन हो रहा है इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 माह लगेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर आईएमएफ देखेगा कि पाकिस्तान का जो बजट है उसका अप्रूवल जो होता है वो आईएमएफ के नए प्रोग्राम के मुताबिक होता है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आईएमएफ के बोर्ड का अप्रूवल आएगा। 3-4 बड़े नंबर हम नाज़रीन को बता देते हैं जिससे ये चीज़ स्टैब्लिश होती है कि आपके जो एक्सटर्नल सेक्टर में एक स्टेबिलिटी आई है। एक तो जो करंट अकाउंट खसारा था, बहुत ज़्यादा हुकूमत ने इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था, फिर भी प्रोजेक्शन ये थी कुछ $6.1 अरब का करंट अकाउंट का खसारा होगा। अभी जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, हुकूमत ने आईएमएफ को ये कहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो $6 अरब की बजाय अब तकरीबन 2 से 2.5 अरब तक होगा। अब जितनी इसमें कमी आ रही है कंपेयर टू $6 अरब, उतना ही आपको कम कर्जा लेना पड़ेगा। ना सिर्फ ये इस माली साल का ये $2.5 अरब का कह रहे हैं, अगले माली साल में भी कोई ज्यादा कोई बड़ी प्रोजेक्शन नहीं है करंट अकाउंट खसारे की। जो आईएमएफ के साथ शेयर हुई है वो तकरीबन $4.6 अरब के करंट अकाउंट खसारे की प्रोजेक्शन है अगले माली साल की। आईएमएफ का क्या नंबर है उसका भी नहीं पता, वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, कम हो ज्यादा भी हो सकता है, इसका भी क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है। बट ये जो करंट अकाउंट खसारे का नंबर, इससे एक इंडिकेशन ये भी आ रही है कि आपकी जो अगले साल में जो ग्रोथ है वो हुकूमत को इतनी बड़ी ग्रोथ को टारगेट करने नहीं जा रही, विच इज अगेन अ गुड साइन। क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात है, आप डेट लेके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं कर सकते। इस माली साल में भी ग्रोथ 2.6% रहने की तवक्को है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 3.5%। अगले माली साल में भी हुकूमत का जो ख्याल है, जो उन्होंने आईएमएफ को बताया, वो 3.7% जीडीपी ग्रोथ का हदफ रखना चाह रही है हुकूमत अगले माली साल में। महंगाई सबसे अहम नंबर है कामरान। इस महंगाई साल अगेन इन्होंने अपनी जो नंबर से थोड़े से रिवाइज किए हैं। हदफ तो उनका 21% था, बहुत ज्यादा था। अब इन्होंने जो आईएमएफ को बताया कि इस माली साल में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 24% या इससे ज्यादा रह सकता है। आईएमएफ की फोरकास्ट अभी इस पर नोन नहीं है, बट अगले माली साल में इंपॉर्टेंटली हुकूमत का ये ख्याल है कि ये जो एवरेज 24% का रेट है ये कम होकर 11% के करीब अगले माली साल में ये मैं इसी तरफ आने वाला था। अगर वाकई चलें 11 नहीं होता, 13 हो जाता है, 14 हो जाता है, तो इससे तो सिग्निफिकेंटली जो आपका ऑब्वियसली लिंक्ड होता है इन्फ्लेशन के साथ आपके जो इंटरेस्ट रेट है, तो अगर वो कर जाते हैं तो उससे तो बड़ा सिग्निफिकेंटली फर्क पड़ेगा। आप कर्जों का जो बोझ है, ओवरऑल जो इतनी बिजनेस जो स्लो डाउन है, अगर वाकई ये अचीव कर लेते हैं तो यही तो बात है। इसमें अगर 11% भी आ जाता है, 11% आपका इन्फ्लेशन रेट है, 4% रफली आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो 11 और 4 15% आपका नॉमिनल इसमें ग्रोथ होती है इकॉनमी के। हमें इसी स्पीड पे भी चलना पड़ेगा, इन्फ्लेशन और नीचे आनी चाहिए। अब अगर 11% इन्फ्लेशन रेट आ जाता है तो अभी 22% जो इंटरेस्ट रेट है वो नेचुरली नीचे आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे। ये एक अब अहम इशू बनने जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्या पाकिस्तान को पब्लिक डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, वैसे तो बहुत से हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो बिगड़े हुए हैं, लेकिन उन तमाम इश्यूज की वजह से सबसे बड़ा एक जो इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है वो है आपका जो बढ़ता हुआ कर्जा है, और उसको कैसे डील करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके हवाले से जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। और तो इस गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी आपको लग रही है? इफ़ आई कैन करेक्टली रिकॉल, जब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, तो इवन तो उस वक्त उन्होंने बात की थी रीस्ट्रक्चरिंग की, जो खास करके जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, और कुछ कंट्रीज के साथ शायद नेगोशिएशंस भी इनिशिएट की थी। तो क्या उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाएगा, और दिस गवर्नमेंट और दिस फाइनेंस मिनिस्टर हैज अ डिफरेंट टेक? देखिए, पाकिस्तान ने एक्सटर्नल डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की है। जो गारंटेड डेट था चाइना के साथ 2 साल का, उसमें $2.5 बिलियन या $2.4 बिलियन की पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर चुका है डार साहब के टाइम के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने एक्सटर्नल डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो ले ली, लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त जो डेट है, इसको खुद साबिक जो वजीर खजाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, वो बारहा कह चुके हैं कि वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। जब डेट आपका अनसस्टेनेबल होता है तो आप डिफॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जब आप डिफॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपको रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको रिस्ट्रक्चर करना है तो आप IMF के प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले करें। लेकिन नाज़रीन, इस पे जो मौक़िफ़ है मोहम्मद औरंगजेब साहब का, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने जब ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने जब बात कर रहे थे तो क्या कहा, ये ज़रा सुनते हैं। ये जो सारी इस वक्त डिस्कशन है, ये बिल्कुल प्री मैच्योर है। वी डोंट नीड टू सॉर्ट ऑफ गो इन दैट डायरेक्शन। ये इशू हुआ ही कैसे है कि जैसे इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुई, उसकी वजह से पॉलिसी रेट बढ़ा, उसकी वजह से ये सारी जो डेट सर्विसिंग है बिकेम सच ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू बेस। लेकिन मैं फिर वापस जाऊंगा कि बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेट रीप्रोफाइलिंग एंड हेयर कट्स एटसेट्रा, कोर इशू क्या है? कोर इशू है फिस्कल डिसिप्लिन। वी हैव टू इंक्रीज आवर रेवेन्यूज, वी हैव टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर्स। अगर हम ये कर दें तो बाय डेफिनेशन हमारी बोरोइंग नीड नीचे चली जाती है। और ये मैं एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कह रहा हूं कि अगर हम स्ट्रक्चरल फिक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे ना, देन वी आर डूइंग बैंड एड्स। आप कह रहे हैं कि इस मरहले में आपने स्ट्रक्चरल इस्लाहात पे फोकस करना है और बाद में देखा जाएगा कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्रोफाइलिंग की जरूरत है। राइट नाउ यू डोंट फील देयर इज अ नीड टू एड्रेस दिस? एब्सोल्युटली। वो तो बिल्कुल इस चीज को इनकार कर रहे हैं कि हमें इस वक्त डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है। हमें दूसरे मामलात को बेहतर करके अपने कर्जे को मैनेज करना है, जिसमें एक जो चीज कामरान वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है। अभी जो IMF की टॉक्स थी, उसके अंदर जो एक चीज IMF ने इनसे मनवाई है वो ये कि आप इस स्टेज के ऊपर इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे। यही वजह है कि जो 22% इंटरेस्ट रेट था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनचेंज रखा। अब सूरत हाल कामरान ये है कि इस साल पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट हम 12 ये कह चुके हैं, तकरीबन 8,300 अरब से लेके 8,600 अरब रुपए तक है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ जो डोमेस्टिक डेट के ऊपर जो हम कर्जों के ऊपर सूद दे रहे हैं वो 7,300 अरब रुपए से लेकर 7,500 अरब रुपए तक होगा। एक्सटर्नल का सिर्फ आपका 1,000 या 1,100 अरब रुपया। आप एक्सटर्नल आपका प्रॉब्लम तो है, आप उनसे तो कह रहे हैं कि हमें रिस्ट्रक्चर करके दें। चीन से आपने रिस्ट्रक्चरिंग ले ली, हुकूमत अपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने को तैयार नहीं है डोमेस्टिक की। ये जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं, खुद मोहम्मद औरंगजेब साहब प्रेसिडेंट रहे HBL के, जो खुद बहुत बड़ा एक लेंडर रहा है हुकूमत पाकिस्तान का, आज भी और आइंदा भी ये कर्जे देंगे। आखिर ये कब हेयर कट लेंगे, कब ये अपना जो रोल है ये प्ले करेंगे? बट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लगता है ऐसा था कि वो डिफेंड कर रहे थे बैंकिंग के प्रॉफिट्स को। वो कह रहे कि जितना भी बैंक्स ने प्रॉफिट कमाया है उसका 50% वो टैक्स में दे दे। कर क्या रहे हैं ये? ना ये रिस्क ले रहे हैं बैंक्स, ना ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। घर बैठे हुए ये लैंड कर रहे हैं हुकूमत को, और कोई काम इनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, हैविंग सेड दैट, जो उनका व्यू है, देखने के दो तरीके। एक तो शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स कि हमें करने की जरूरत है, बट वो जो लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं कि हमारे पे कर्जों का बोझ क्यों है? कर्जों का बोझ इसलिए है कि आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब आप फिस्कल डिसिप्लिन ले आएंगे, अखराजात में कमी करेंगे, आमदन में इजाफा करेंगे, जो आप अपने जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात हैं उनको कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि वो तो एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं। तो क्या व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नहीं, देखिए, आपके पास इतनी फिस्कल स्पेस है
कि आप ये जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां वो करते जाएं और इंतजार करें कि आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे फिर आप पे करेंगे। आप इंतजार करें कि कब आपको IMF इजाजत देगा इस बात की कि इंटरेस्ट रेट को 22% से कम करके 11-12% के ऊपर ले आए आपकी कॉस्ट, और उसके साथ ही वो तो जो आपको स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी बाद की बात है, जब आपका इन्फ्लेशन रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से कम होगा, आपने अगले वाले साल में कम से कम भी कुछ 10,000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग है, उसको भी एक साइड पे कर दीजिए। अगले वाले साल का जो बजट का खसारा है वो भी 9 से 10,000 अरब रुपए का है, उसके लिए तो आपको नया कर्जा लेना है ना। तो मेरा नहीं ख्याल, बहरहाल वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास इख्तियार है फैसला करने का। हुकूमत को अभी भी मेरा ख्याल है इसके ऊपर कंसल्टेटिव प्रोसेस करना चाहिए और इस डोमेस्टिक डेट की रिस्ट्रक्चरिंग को क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, पहले एक्सटर्नल सेक्टर की भी बात की, ओवरऑल एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है मार्केट के अंदर भी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, क्योंकि आमतौर पर लोगों को समझाना मुश्किल होता है कि व्हेन यू गो फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग तो तासुर ये जाता है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। तो एट टाइम्स ऑप्टिक्स परसेप्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी होती है। तो शायद ये भी एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर इस मौके के ऊपर ये गवर्नमेंट कहती है कि वी आर गोइंग फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग, हो सकता है कि ये गलत सिग्नल दे डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल आपके। देखिए, आप सिग्नल तो वक्ती तौर पर आपको पता है आपकी हालात क्या है। एक फैसला करने से जिसकी वजह से हुकूमत को कोई सेविंग हो जाएगी और बजट पे प्रेशर ईज हो जाएगा, उसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर 2-4-6 दिन अगर स्टॉक मार्केट में कोई कमी बेशी भी होती है वो तो बर्दाश्त की जा सकती है, पर उसकी वजह से आप ये फैसला ना करें जिससे आपको सेविंग होनी है। बहरहाल मेरा ख्याल ये टॉपिक अभी छोड़ते हैं, इसको दोबारा टेकअप करेंगे, इसमें कुछ और चीजें भी थी, अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे।